ओके डियर स्टूडेंट्स, महाप्रज्ञा कॉलेज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रोग्रामिंग पाठशाला की इस कड़ी में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 8वां एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है इसमें हम क्वालिफायर की बात करेंगे। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रैक्टिकल्स प्रोग्राम करने के बाद में जो सी हमने पढ़ा अभी तक, उस सी के बारे में थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे। तो क्वालिफायर को लेके आपके मन में सवाल हो सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी सही जवाब आप तक पहुंचाऊं। क्वालिफायर का मतलब है विच क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ डेटा टाइप। क्वालिफायर मतलब विच क्वालिफाइज मीनिंग ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप की जो मीनिंग को क्वालिफाई करता है उसे क्वालिफायर कहते हैं। अभी तक डेटा टाइप में आप लोगों ने इंटीजर पढ़ा, डेटा टाइप में आपने फ्लोट पढ़ा, डेटा टाइप में आपने डबल पढ़ा, लेकिन जो क्वालिफायर की हम बात कर रहे हैं, इन डेटा टाइप को क्वालिफाई करने के लिए लॉन्ग, शॉर्ट, साइंड और अनसाइंड, ये 4 क्वालिफायर मुख्य रूप से हम प्रयोग करते हैं। अगर मैं लिखूं लॉन्ग इंट x इक्वल टू x, तो x की जो रेंज है, x आपको पता है कि इंटीजर 2 बाइट मेमोरी लेता है, तो लॉन्ग लिखने से ही 4 बाइट मेमोरी ले लेगा और इसका जो रेंज है वो बढ़ जाएगा। तो इंटीजर की रेंज को बढ़ाने का काम करता है, डेटा टाइप को एक नई मीनिंग देने का काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक वैसे ही जब आप लिखते हैं इंटीजर x इक्वल टू 20 या साइन x इक्वल टू -20, ध्यान रखना साइन इंट x इक्वल टू -20। मैं इंट x लिखूं या साइन इंट x लिखूं, बात एक ही है, दोनों में कोई अलग अर्थ नहीं है। तो अगर जो डेटा टाइप है उसके आगे मतलब साइंड लगा दें या साइंड नहीं लगाए, दोनों ही स्थिति में वो साइंड होता है और उसमें पॉजिटिव वैल्यू प्लस नेगेटिव वैल्यू दोनों को अपन स्टोर कर सकते हैं। ये जो साइंड डेटा टाइप है ना, साइंड क्वालिफायर की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर में आप पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ये दोनों वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप अनसाइंड लिखते हैं वो तब लिखेंगे जब केवल और केवल आपको पॉजिटिव वैल्यू के साथ काम करना है। वन प्रोग्रामर वांट्स टू वर्क विथ ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, 0 से लेके आगे तक का वैल्यू हो जाएगा, 0 से लेके n जो भी उसका रेंज होगा उस रेंज तक की वैल्यू को हम स्टोर करा सकते हैं। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वालिफायर डेटा टाइप की मीनिंग को क्वालिफाई करने का काम करते हैं और क्वालिफायर से उसकी जो रेंज है वो भी बढ़ सकता है, घट सकता है। कैसे घटेगा? अगर मैं लिखूं शॉर्ट इंट, तो देखिए अब शॉर्ट लिखते ही इंटीजर का जो रेंज है वो कम हो जाएगा और ये 2 बाइट मेमोरी की जगह 1 बाइट मेमोरी लेने लग जाएगा। ठीक है ना, 1 बाइट मेमोरी जब उससे मिलेगी तो उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होने वाला है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है ना, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। तो 8 बिट का मतलब है कि अगर आप साइंड वाले में हैं तो उसमें नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों स्टोर होंगे, तो -128 से लेके +127 तक की जो वैल्यू है उसे स्टोर कर सकते हैं। तो शॉर्ट लिखते ही इंटीजर का जो रेंज है वो कम हो रहा है और लॉन्ग लिखते ही इंटीजर का रेंज है
जो बढ़ रहा है इसे ही क्वालिफायर कहते हैं, और यही क्वालिफायर ही जो डेटा टाइप की मीनिंग है उसे आगे बढ़ाता है। तो डेटा टाइप को मीनिंग देने का काम, डिफाइन करने का काम, क्वालिफाई करने का काम जो है वो क्वालिफायर करता है। नेक्स्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, कॉन्स्ट अगर अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कॉन्स्ट। अगर कॉन्स्ट लिखेंगे तो क्या होगा? कॉन्स्ट लिखते ही जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाएगी। तो यूँ देखा जाए तो कांस्टेंट भी एक प्रकार का कीवर्ड तो है, लेकिन ये भी एक क्वालिफायर है। मैं लिखता हूँ इंटीजर x इक्वल टू 20, लेकिन मैं जैसे ही ये लिखता हूँ कॉन्स्ट x इक्वल टू 20, अब मैं ये नहीं कर सकता x इक्वल टू x प्लस 1। x की वैल्यू में कोई अपडेशन अब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू को, एक कॉन्स्ट इंट है, x की जो वैल्यू है इसे फिक्स कर दी गई, x की जो वैल्यू है इसे फिक्स कर दी गई, इसलिए आप x की वैल्यू में कोई अपडेशन नहीं कर सकते। तो विद्यार्थियों, आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि 4 प्रकार की क्वालिफायर है, साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग और शॉर्ट। ठीक है, तो क्वालिफायर जो डेटा टाइप को मीनिंग देने का काम करते हैं, क्वालिफाई करने का काम करते हैं, क्वालिफायर है। अब मैंने आपको कहा था कि हम कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स ले लेते हैं जो भी अभी तक पढ़ा उनका यूज करके हम किस तरीके से क्या क्या प्रोग्राम लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो आपको अगर यूजर से इनपुट लेना है, अगर नहीं लेना है तब तो आप ये लिखते हैं इंटीजर x इक्वल टू 20, या फिर कहीं पर भी आप लिख देंगे इंटीजर x इक्वल टू वाई प्लस जेड। ठीक है, ये भी हो सकता है, या x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 2, ये भी संभव है। लेकिन जब आपको लगे कि मुझे कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करना है, तब आप क्या यूज करेंगे? स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे। स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे तो स्कैनफ फंक्शन में सबसे पहले जो वैल्यू इनपुट कर रहे हैं वो लिखेंगे, उसके बाद मतलब उसका फॉर्मेट लिखेंगे, उसके बाद में वेरिएबल जो है उसकी एड्रेस के साथ उसे लिखेंगे। तो देखिए, ये हो गया इनपुट फॉर्मेटर और ये हो गया एक्स का एड्रेस। तो एक्स की एड्रेस पे जो भी वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट होगा वो जाके स्टोर हो जाएगा, और वैल्यू किस टाइप की होगी? इंटीजर टाइप की होगी, क्योंकि हमने यहीं पर %d का इस्तेमाल किया। ठीक है, अगर x का जो वैल्यू है, जो डेटा टाइप है, वो फ्लोट टाइप का होता, जैसे मैं लिखता फ्लोट x, तो फिर मैं क्या कर सकता? स्कैनफ और फिर फ्लोट वैल्यू को स्कैन करता और एड्रेस ऑफ x लिखता। इंटीजर है तो इंटीजर, अगर वेरिएबल इंटीजर है तो फिर जो इनपुट फॉर्मेटर है वो भी इंटीजर का होना चाहिए। अगर वेरिएबल फ्लोट है, जो इनपुट फॉर्मेटर है वो क्या होना चाहिए? फ्लोट होना चाहिए। अगर फ्लोट लेकर, मैंने जैसे एक छोटा एक बता रहा हूं आपको, मैंने लिखा इंटीजर फ्लोट x इक्वल टू 0, x करके छोड़ देवे और फिर लिखें स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ x, और फिर आप कीबोर्ड से इनपुट करें 4.7, है ना, ये आप कीबोर्ड से इनपुट करें। इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, ये वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। तो जब प्रिंट होगा ये, जब आप ये लिखते हैं प्रिंट f %f और फिर यहाँ लिखते हैं x, तो आपको 4.7 प्रिंट नहीं होके 00 प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होने वाला है ये चीज़? क्योंकि आपने x को फ्लोट टाइप का ले रखा है। जब फ्लोट टाइप का ले रखे तो यहीं पर जो इनपुट फॉर्मेटर है वो फ्लोट का होना चाहिए। इनपुट फॉर्मेटर क्या होना चाहिए? फ्लोट का होना चाहिए। तो यहीं पर आपको %f लिखना था, आपने %f नहीं लिखा, %d लिखा। तो इसलिए x की जो एड्रेस था उस पर जो आपने 4.7 इनपुट किया था वो वैल्यू गया नहीं, उसकी जगह पर x में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 0.0 ही स्टोर हो सका। तो ये रॉन्ग डेटा टाइप के साथ हैंडलिंग करना हो गया।
तो प्रोग्रामिंग में आप ऐसा कोशिश नहीं करें। जिस डेटा टाइप की आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, आप उस टाइप की ही फॉर्मेटर का इस्तेमाल इनपुट में और आउटपुट में दोनों तरीके से लें। अब मैं आपको बताऊं कि सिंगल वेरिएबल के हम स्कैन कर रहे हैं, तो अगर इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल है तो हम किस तरीके से स्कैन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास में एक ही डेटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल है, जैसे मैंने लिखा इंटीजर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। अब मैं x और y की जो वैल्यू है वो कीबोर्ड से इनपुट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, जैसे मैसेज में लिखूँगा printf /n एंटर 2 इंटीजर्स, ठीक है। और फिर scanf %d, फिर 2 इंटीजर है ना, %d, फिर एड्रेस ऑफ x कॉमा एड्रेस ऑफ y, ये मैं लिख दूंगा। आपको 2 बार स्कैनफ फंक्शन यहीं पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार से ही आपका ये काम हो जाएगा। तो अगर एक साथ मल्टीपल वैल्यू को स्कैन करना चाहते हैं तो वो लिखेंगे। ज़रा सोचिए, यहाँ तो इंटीजर टाइप का था, अगर आपकी जो डेटा टाइप है वो वैसा नहीं होता, ये लिखा रहता इंटीजर x इक्वल टू 0 फ्लोट y इक्वल टू 0 और इनकी वैल्यू को स्कैन करने पड़ते हैं, तो आप क्या लिखते हैं, कोई टेंशन नहीं, स्कैनf डबल कोट्स में %। अब पहले अगर इंटीजर करना है तो %d, उसके बाद फ्लोट करना है तो %f और फिर डबल कोट्स बंद कॉमा, और फिर लिखेंगे एड्रेस ऑफ x और एड्रेस ऑफ y। अब ध्यान रखना, वेरिएबल डिक्लेयर किया x उस इंटीजर टाइप के, फिर वेरिएबल डिक्लेयर किया y फ्लोट टाइप के, और पहले मुझे इंटीजर की वैल्यू को स्कैन करना था इसलिए मैंने %d लिखा, तो ये जो %d की वैल्यू है वो इसके अंदर जाएगा, और ये जो %f का वैल्यू है जो कीबोर्ड से इनपुट होगा वो y के अंदर जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहीं पर ये कर दूं कि यहीं पर मैं इस जगह पर मैं लिख दूं एड्रेस ऑफ y और इस जगह पर मैं लिख दूं एड्रेस ऑफ x, तो ये गलत है, ऐसा काम अपने को नहीं करना चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल परमिसेबल नहीं है। इस तरीके की चीज़ें करना मतलब प्रोग्रामिंग की अवधारणा को तोड़ना है, उसके रूल के खिलाफ जाना है। तो जैसे ही प्रोग्रामिंग की जो कंसेप्ट है, प्रोग्रामिंग करने का जो तरीका है, उसका आप उल्लंघन करते हैं, आपको सही आउटपुट नहीं मिलेगा। आपको वैल्यू किस क्रम में स्कैन करना है, किस क्रम में आपको इनपुट करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर इंटीजर फ्लोट इनपुट कर रहे हैं तो आगे इनका जो एड्रेस है वो पहले इंटीजर का एड्रेस लिखिए, उसके बाद में फ्लोट का एड्रेस लिखिए, ये तरीका होता है, ठीक है। तो आपको अगर अलग अलग टाइप की वैल्यू है, अलग अलग टाइप की वेरिएबल है, उन्हें किस प्रकार से इनपुट करना है इसके संबंध में बताया, और पॉसिबल एरर क्या हो सकता है इसके बारे में भी मैंने जानकारी दी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आस्की वैल्यू है ना, जिसको आस्की का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता रखा है, आस्की ASCII, इसका सीधा सा अर्थ क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है ना। ये अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया है और कोड का जो स्टैंडर्ड है उनके द्वारा ही तय की गई है। तो ए का जो वैल्यू है, मैंने आपको कल बताया था कि अगर मैं कैपिटल ए लिखता हूँ तो उसकी आस्की वैल्यू क्या होगी, 65 होगी, ठीक है। तो अगर मैं स्मॉल ए लिखता हूँ तो उसकी आस्की वैल्यू जो है वो 97 होगा। इसकी मैंने पूरी जानकारी आपको कल के जो प्रोग्राम मतलब क्लास था उसके अंदर दिया था। तो इन आस्की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, देखिए मैंने लिखा इंटीजर x इक्वल टू 65। अब आस्की जो टेबल है वो 2 टेबल है, आस्की 7 और आस्की 8, है ना। आस्की 7 के अंदर जो कैरेक्टर सेट है वो 128 थे, और आस्की 8 के अंदर जो कैरेक्टर सेट है वो क्या हो गए, 256 हो गए। यहाँ पर रेंज बढ़ गया, ठीक है ना। हालांकि आस्की 8 ही लागू होता है, और सी जो है वो 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है। इसकी जो कैरेक्टर सेट है वो आस्की 8 है ना, इसके आधार पर ये काम करता है और कोई दूसरी कैरेक्टर सेट को सपोर्ट नहीं करता है। तो आगे बढ़ते हैं
कि आज की वैल्यू को किस प्रकार से प्रिंट करना है, इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। अब इंटीजर a इक्वल टू 65। अब देखिए अगर मैं इस टाइप के प्रोग्राम बनाता हूँ, इसका मतलब 4 बाइट मेमोरी में यूज़ कर रहा हूँ, ये सही तरीका नहीं है। मैं इसके आगे क्या लिख दूँ, शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट लिखने से क्या होगा, अब जो x जो इंटीजर टाइप की डेटा टाइप है उसके आगे शॉर्ट लिखने से वो 1 बाइट का ही हो जाएगा, क्योंकि 1 बाइट में ही मेरा काम हो रहा है। तो मुझे फालतू के 2 बाइट मेमोरी, इंटीजर C में 2 बाइट मेमोरी लेता है, तो फालतू में 2 बाइट मेमोरी लेने की जरूरत नहीं। जब 1 बाइट में ही काम हो रहा है तो 2 बाइट मेमोरी बहुत कीमती चीज़ें है, इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के आपको करना चाहिए। अगर बिना मतलब के आप ज़बरदस्ती डेटा टाइप को आपको पता नहीं है और आप इस तरह से चीज़ें लिखेंगे तो फिर ये वेस्ट ऑफ मेमोरी होगा और फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में भी देरी हो सकता है। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखें ताकि प्रोग्रामिंग की जो अवधारणा है आपके दिमाग में उसी हिसाब से बैठ जाए और आप जब प्रोग्राम लिखें वो कम से कम समय में और बहुत तेज़ गति से एग्जीक्यूट हो। तो मैं लिखूंगा शॉर्ट इंट x इक्वल टू 65। अब जब मुझे इस x की वैल्यू को प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ %d स्लैश n %d और x। तो क्या प्रिंट हो जाएगी, क्या प्रिंट हो जाएगी, यहाँ प्रिंट हो जाएगा 65। आउटपुट क्या मिलेगा 65 यहाँ पर, क्योंकि उसकी डेसिमल वैल्यू को प्रिंट करना था। अब मुझे उसके आस्की वैल्यू प्रिंट करना है तो क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ स्लैश n आस्की कैरेक्टर इक्वल टू %c। क्या लिखूंगा, %c और कॉमा x। तो आप कहोगे कि आपने तो इंटीजर टाइप के लिया, फिर यहीं पर %d है, ये इसके साथ कंपेटेबल है। तो कंपेटेबल चीज़ के साथ तो अपने को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना। जब मैं टाइप कास्टिंग पढ़ाऊंगा, टाइप कास्टिंग में इन चीज़ों पे मैं फोकस करूंगा। तो अब जो x है इसकी इंटीजर वैल्यू तो क्या है 65, लेकिन इस इंटीजर वैल्यू के साथ जो कैरेक्टर एसोसिएटेड वो है a। क्लियर। तो अब आपके लिए a प्रिंट हो जाएगा। आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। कैसे, अगर आप लिखते हैं कैरेक्टर c इक्वल टू सिंगल कोट्स में a, है ना, तो ये लिख सकते हैं प्रिंट एफ। अगर कैरेक्टर वैल्यू को ही प्रिंट करना है तो %c और यहां पर लिख देंगे c। क्लियर। अगर इसे c की इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना है, प्रिंट एफ %d और यहां पर क्या लिख देंगे c। तो अब क्या होगा, यहां पर तो a प्रिंट हो जाएगी और यहीं पर 65 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। आपको पता है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है डेनिस रिची के द्वारा 1972 में बेल्स लेबोरेटरी में किया गया, और ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये कंपाइलर को सपोर्ट करता है। कुछ में कॉमन कंपाइलर जो आज के समय में उपलब्ध है उनके बारे में आपको बता दूं। क्विक सी नाम से भी कंपाइलर उपलब्ध है, टर्बो C++ 3.0 जिसको बेस बना के अपन प्रोग्राम लिख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट सी का भी कंपाइलर उपलब्ध है, बोरोलैंड सी का भी कंपाइलर उपलब्ध है, लेटिक सी भी उपलब्ध है, पावर सी भी उपलब्ध है, ऑब्जेक्टिव सी नाम से भी एक कंपाइलर उपलब्ध है। अगर आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं तो इसके लिए GNU कंपाइलर उपलब्ध है। तो सी जो है वो कंपाइलर को सपोर्ट करता है ना, कंपाइलर से ही सी का सारा काम होता है। और सी जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम ये मॉड्यूलर और प्रोसीजरल ना कह के अगर मैं फंक्शन ओरिएंटेड कहूँ तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि सी में जब कभी भी हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हमें फंक्शन को ही लिखना पड़ता है या फंक्शन के बारे में ही सोचना पड़ता है। कुल मिला के जो प्रोग्रामिंग का जो साइकिल है वो फंक्शन के इर्द गिर्द ही घूमते रहता है, उस पर ही डिपेंडेंट है, उस पर ही ओरिएंटेड है, उस पर ही निर्धारित है। तो
जितना अच्छा फंक्शन आप लिखेंगे उतना अच्छा सी में प्रोग्राम आप डेवलप कर सकते हैं। तो जब फंक्शन ओरिएंटेड की हम बात कर रहे हैं तो इसमें ये टॉप डाउन अप्रोच को ये फॉलो करता है। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है? टॉप डाउन अप्रोच होता है, जो टॉप डाउन अप्रोच होता है कि जैसे मैंने ये लिखा कोड है ना, एक लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, तो पहले देखिए पहला कोड ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद दूसरा कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद तीसरा एग्जीक्यूट होगा। तो कुछ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या करते हैं, वो बॉटम अप अप्रोच को भी सपोर्ट करते हैं, अर्थात नीचे भी अगर कोई कोड लिखा हुआ है, जरूरत पड़े तो उस कोड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके बाद जो कोड, जो उससे पहले जो कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर सकते, उससे पहले जो कोड लिखा है तो इसी क्रम में भी एग्जीक्यूट हो सकता है। तो अगर नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो इसको हम कहते हैं बॉटम अप। क्या कहते हैं? बॉटम अप अप्रोच। अगर ऊपर से नीचे की ओर एक एक लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं टॉप डाउन। ठीक है। और सी में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं इस बात का पूरा ध्यान देना होता है कि ये केस सेंसिटिव है। अगर कोई चीज़ कैपिटल में लिखते हैं और स्मॉल में लिखते हैं, दोनों में अंतर है। और दूसरा, ये फ्री फ्रॉम है, मतलब इसको लिखने का कोई ऐसे निर्धारित एक ऐसा कोई तरीका नहीं है। आप जैसे मैं कोड लिख रहा हूँ बोर्ड पे, है ना, आप उन कोड को ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे लिखा void main, ये बंद कर दिया, उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस यहीं पर ही ओपन कर दिया, फिर यहाँ लिखा इंटीजर x = 20, फिर लगा दिया सेमीकोलन और फिर लिख दिया CLR SCR, फिर ये बंद कर दिए सेमीकोलन से, और फिर लिखा printf %d और x, और फिर लिखा get ch और फिर कर्ली ब्रेसेस बंद। एक ये तरीका भी है, इसलिए इसको कहते हैं फ्री फ्रॉम। ठीक है ना। जबकि मैंने जो बोर्ड पे प्रोग्राम लिखता हूँ या मैं प्रीफर करता हूँ आप सभी के लिए, ठीक है, वो इस टाइप की प्रोग्राम लिखने के लिए मैं कहता हूँ। वो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब कभी हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे उसमें अंदर अगर कोई एरर होता है तो उससे अगर हमें स्ट्रेस करने की ज़रूरत पड़े तो फिर हमें इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से लिखने से उन कोड को समझने में भी आसानी होती है और कोई एरर हो तो भी उससे फाइंड आउट करने में भी आसानी होती है। और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपको इस तरीके की जो अप्रोच है उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए सी को फ्री फ्रॉम कहते हैं। लेकिन जब मैं केस सेंसिटिव की बात कहता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ इंटीजर x कैपिटल X = 20, ठीक है, और फिर मैं जब यूज करूँ प्रिंट f %d डबल कोट्स बंद और फिर स्मॉल x लिखूं तो मुझे तुरंत कंपाइलर एरर दे देगा और कहेगा ये स्मॉल x कहाँ है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो आप कोशिश करें, सी में वैसे 99% जो कोड लिखा जाता है वो केवल और केवल स्मॉल कैरेक्टर में लिखा जाता है। केस सेंसिटिव है, कैपिटल में लिखने का अर्थ अलग है, स्मॉल में लिखने का अर्थ अलग है। जब वेरिएबल का नाम जो है कांस्टेंट जब डिफाइन करना पड़ता है, या कभी हमें सिंबलिक कांस्टेंट डिफाइन करनी होती है, या कभी हमें मैक्रो डिफाइन करनी होती है, उस केस में केवल और केवल उस केस में उनका जब नामकरण हम करते हैं उसे कैपिटल लेटर में लिखना होता है। बाकी अगर आप नॉर्मल जो अप्रोच है उसमें हम स्मॉल लेटर का ही इस्तेमाल करते हैं। हेडर फाइल भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है सी में, और बिना हेडर फाइल में ये सारा काम हो नहीं सकता है। हेडर फाइल जो है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में स्टोर रहते हैं, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से जैसे अपने हैश इंक्लूड stdio.h लिखा तो ये हेडर फाइल की जो कोड है वो आके आपके सोर्स कोड के साथ जुड़ जाता है। तो हैश जो है वो प्री प्रोसेसर की तरह काम करता है। हेडर फाइल के अंदर अलग अलग जो बिल्ट इन फंक्शन है उनकी सबकी डेफिनेशन पड़ा रहता है। यूजर को केवल और केवल उन बिल्ट इन फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करना होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जैसे प्रिंटफ का क्या डेफिनेशन है वो अपने को नहीं लिखना पड़ा, अपन को केवल प्रिंटफ का यूज करना है। हमें बताया जाता है कि प्रिंटफ का क्या यूज है और प्रिंटफ से कैसे काम लिया जा सकता है, तो हम केवल प्रिंटफ को लिखते जाते हैं। लेकिन हम प्रिंटफ की जो एक्चुअल कोड है वो हम नहीं लिखते, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड मतलब बिल्ट इन फंक्शन है और stdio लाइब्रेरी के अंदर उपलब्ध है। नेक्स्ट जो है कुछ कॉमन हेडर फाइल की मैं बात बता दूं, जैसे stdio.h, conio.h, stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के लिए stdlib.h, math.h मैथमेटिकल फंक्शन के लिए जब हम यूज करते हैं, io input output.h io हेडर फाइल है,
और स्ट्रिंग से रिलेटेड जब हम कोई काम करते हैं तब स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल का यूज़ करते हैं, और डेटा टाइप से रिलेटेड जब कभी कोई काम करते हैं, कन्वर्जन से रिलेटेड कोई मैटर होता है तो हम सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल का यूज़ करते हैं। ये कुछ कॉमन हेडर फाइल है जिनके बिना हमारा काम हो नहीं सकता है। आप चाहें तो आपके खुद के भी हेडर फाइल बनाना है तो आप बना सकते हैं, उसके बारे में हम अपन जब सी पूरा पढ़ लेंगे, बेसिक लेवल हमारा सी का कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि सी में हेडर फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब जब सी की हम बात कर रहे हैं, इसमें एक फंक्शन है जिसको हम मेन फंक्शन के नाम से जानते हैं। मेन फंक्शन सी में केवल और केवल एक बार ही लिखा जाता है। एक से ज़्यादा बार लिखने पर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि प्रोग्राम का एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो है वो कहाँ से होना है। तो आप ऐसा कोशिश नहीं करें एक से ज़्यादा मेन फंक्शन लिखें। मेन फंक्शन जो है सी कंपाइलर के अंदर डिफाइन की गई है, डिक्लेयर की गई है, लेकिन इसका जो डेफिनेशन है वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि यूजर क्या लिखेगा। ठीक है ना, उसका जो डेफिनेशन है वो अब मैं आपको पूछूं मेन फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है या यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो आप क्या कहेंगे कि ये कंपाइलर के द्वारा डिक्लेयर तो की गई लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो यूजर के पास ही है। तो एक बार अगर आपने मतलब मेन फंक्शन लिख दिया तो दोबारा मेन फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। और मेन फंक्शन का जो डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप होता है वो इंटीजर ही एज्यूम किया जाता है। ठीक है ना, तो आपको इसकी मैंने जानकारी दे दी। और ये जो मेन फंक्शन है यहीं से ही आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। तो विद्यार्थियों, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है कि आपको ये जो लेसन है वो आनंद आया होगा, मज़ा आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम को लिखें और मैं पूरा कोशिश करूंगा आपकी हर सवाल का हर संभव जवाब देने की। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।